क्वेश्चन 8 है हमारे पास। व्हाट इज़ द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो पार्ट 1 में भी हमने इस तरीके के क्वेश्चंस देखे थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। नाउ व्हाट इज स्लोप? तो स्लोप आपके पास चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास वाई वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रखा है। सो वेलोसिटी अपॉन टाइम ये इक्वल होता है एक्सेलरेशन के। तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। हमें जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में वो ये है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बताइए उसकी शेप क्या होगी स्लोप की। ठीक है, सो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब आपके पास स्लोप क्या है? ज़ीरो है। कांस्टेंट का मतलब क्या? सेम एक्सेलरेशन। अगर मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन को कांस्टेंट दिखाना है, सो अगर आपके पास स्लोप को हमें कांस्टेंट दिखाना है तो हमेशा हम स्ट्रेट लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो जब भी आपके पास स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो इसका मतलब ये स्लोप ज़ीरो है। कैसे? क्योंकि स्लोप क्या है? स्लोप तो इंक्लिनेशन है, ढलान है ना, राइट। तो अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आप बना दो लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे स्लोप को ज़ीरो कर दिया। तो इसका मतलब इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन ज़ीरो है। इसी तरीके से अगर आप स्लोप को मतलब जो स्लोप है उसे हम स्ट्रेट लाइन लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये तो फ्री फॉल वाली कंडीशन हो गई, यानी कि इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब स्लोप इक्वल है एक्सेलरेशन के तो एक्सेलरेशन इस ग्राफ के लिए इनफाइनाइट होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन हाँ इनफाइनाइट कंसिडर होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हमें दिखाना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो फिर उस केस में आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं होनी चाहिए, किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं रखो। स्ट्रेट लाइन होगी बट वो किसी भी एंगल पे हो सकती है। इन सब केस में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ अगर आप कांस्टेंट कह सकते हो, आप यूनिफॉर्म कह सकते हो। अगर आपको दिखाना है कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, देन यू नीड टू ड्रॉ अ कर्व। आप यहाँ पे कर्व बना सकते हो। ठीक है, और ये कर्व आप अगर एक्सेलरेशन कर्व का मतलब क्या? एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। अब चेंज दो तरीके से ही पॉसिबल है, या तो पॉजिटिव चेंज या तो नेगेटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज मतलब कि एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है टाइम के साथ। ठीक है, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, यानी कि आपके पास एक्सेलरेशन कम हो रही है। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिसेलरेशन जिसे आप कहते हो। ठीक है, तो जब वेलोसिटी एक बॉडी की कम होती है तो बॉडी रिटार्ड करती है, डिसेलरेट करती है। फॉर दैट उसके लिए ग्राफ्स फिर अलग हो जाते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे हमारे पास अगर ये दोनों केस में देखो, ये वाला ग्राफ 1 और 2 दोनों क्या है? कर्व्स हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पे स्लोप क्या हो रही है? x से y की तरफ जा रही है। तो जब भी स्लोप x से y की तरफ जाए तो स्लोप क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो इस केस में एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है, कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, इंक्रीज़ हो रही है एक्सेलरेशन भी। अब दूसरे केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो y एक्सिस से x की तरफ जा रहा है। तो जब भी स्लोप y से x की तरफ जाए इसका मतलब स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। तो स्लोप यहाँ पे इक्वल है किसके? एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन इस ग्राफ में हमें दिख रहा है एक्सेलरेशन क्या हो रही है? कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये सारे केसेस आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज। अच्छा, यहाँ पे आपको पूछा है कि जी की वैल्यू क्या होगी जब एक ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ जा रहा होगा। अब यहाँ पे हमें ये जो स्मॉल जी है ये क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसे आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हो, ग्रेविटी कहते हो। इसके लिए आपको 3 मेन कंडीशंस पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी उसी में कवर हो जाएगा, उन एक कंडीशन से ही ये सवाल लिया गया है। सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होगी? ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे
जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होती है। अगर ये ऑब्जेक्ट, सेकंड कंडीशन, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो अवे फ्रॉम अर्थ, तो इस केस में फिर आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज़ होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। थर्ड केस ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट आप यहाँ लेकर चले जाएं, ठीक है, टुवर्ड्स द अर्थ, तो इसका मतलब क्या है, इस केस में भी, यानी कि ये क्या है, सेकंड वाले में हमने देखा कि हमने मतलब जो ऑब्जेक्ट था उसको एक हाइट पे रख दिया। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को हाइट पे रखेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगी, ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि आप उसको, उसकी डेप्थ इंक्रीज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डेप्थ इंक्रीज़ कर रहे हो, टुवर्ड द सेंटर उसको लेकर जा रहे हो, तो इस केस में भी अब ऐसा लग रहा होगा कि अरे अर्थ के सेंटर में जा रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। फोर्थ केस ये है जब आपके पास ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ अर्थ पे रखा जाए, बिल्कुल एकदम सेंटर ऑफ अर्थ पे, तो इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे बोला है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है टुवर्ड्स द, अब सेंटर नहीं लिखा इन्होंने, टुवर्ड्स अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस केस में आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ली जाएगी। कैसे, ये अर्थ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, अब अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब सरफेस की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद जो उसकी जी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। और जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो हर सेकेंड एक बॉडी जब टुवर्ड द सेंटर आती है, अर्थ की तरफ आती है, सेंटर नहीं, सरफेस की तरफ आती है, अर्थ की तरफ आती है, तो उस केस में आपके पास हर सेकेंड जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी, हर सेकेंड, ठीक है, इतनी वेलोसिटी होगी, इसी को आप एक्सेलरेशन कहते हो, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अच्छा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, ये चेंज नहीं हो रही, 9.8 ही है, अनलेस आप इस ऑब्जेक्ट को अर्थ से दूर लेकर जाते हो या अर्थ के सेंटर के करीब लेकर आते हो, तो उस केस में ये एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगी। दोनों केसेस में अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जाओगे तो भी ये 9.8 से कम हो जाएगी वैल्यू इसकी, और अगर सेंटर की तरफ लेकर आते हो तो भी ये 9.8 से कम होगी वैल्यू। सेंटर पे तो ये 0 हो जाएगी, सरफेस पे ये 9.8 होगी। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन 10, चेंज इन मोमेंटम इज़ कॉल्ड एज। मोमेंटम को आप पी से रिप्रेजेंट करते हो, मोमेंटम में आप लीनियर मोमेंटम पढ़ते हो और एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हो। अब यहाँ पे मोमेंटम लिखा हुआ है तो आप इसे लीनियर मोमेंटम ही कंसिडर करेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है इम्पल्स के। इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, दोनों का यूनिट भी सेम होता है। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, इम्पल्स का यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। इम्पल्स का जो खुद का फार्मूला है वो है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स कम टाइम में अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो तो उसे आप इम्पल्स कहते हो, उनके प्रोडक्ट को आप इम्पल्स कहते हो, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम भी इम्पल्स के बराबर होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है बिल्कुल। द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ कॉल्ड एज टाइम रेट। टाइम रेट का मतलब क्या है, जब भी आपको रेट बोला जाए इसका मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया टाइम रेट, अगर नहीं भी टाइम वर्ड लिखते यहाँ पे, सो आपको आइडिया होना चाहिए कि रेट का मतलब क्या है जब आप डिनोमिनेटर में टाइम ले रहे होते हो। सो चेंज इन मोमेंटम डेल पी अपॉन टाइम, सो चेंज इन मोमेंटम या अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, या आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये इक्वल होता है किसके, फोर्स के, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो कैसे, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इससे भी फोर्स का यूनिट न्यूटन ही निकलेगा। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड।
टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड. सेकेंड कैंसिल हो गया तो यूनिट क्या आया? न्यूटन, जो कि इक्वल है किसके? फोर्स के. द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट opposes its state of rest or uniform motion is called as. So बॉडी की वो सलाहियत, वो प्रॉपर्टी जिससे वो, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी. ठीक है, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड ओपोजेस द फोर्स, ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया. चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. विच लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, जिसमें आप फोर्स की डेफिनेशन फार्मूला डिस्कस करते हो, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने लिया है. ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो हमें क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स की, लेकिन न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स की, एफ इज़ इक्वल टू एम ए. इसीलिए जो सेकंड लॉ है उससे आप लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हो, और जो थर्ड लॉ है उसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहा जाता है. क्वेश्चन 14. इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स. इनर्शिया एक बॉडी का जितना मास होगा उतना उस बॉडी का इनर्शिया होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी का मास 10 kg है और एक बॉडी का मास है 5 kg, ये दोनों बॉडीज़ रेस्ट में हैं. ठीक है, कौन सी बॉडी को मोशन में लाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? तो जाहिर है ज़्यादा मास वाली बॉडी के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. सो मैंने भी आपसे ऊपर हमने डिस्कस किया था कि ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, टू अपोज द मोशन और रेस्ट, अब ये रेस्ट में है तो ये मोशन को अपोज करेगी, तो ये प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है. अब इसका ज़्यादा फोर्स है तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, इसीलिए ज़्यादा फोर्स आपको लगानी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी मोशन में आए. सो इनर्शिया किसका मेजर है? क्वांटिटेटिवली मास का मेजर है. कभी कभी ये भी पूछता है कि इनर्शिया क्वालिटेटिव मेजर है या क्वांटिटेटिव मेजर है किसका? मास का. सो क्वांटिटेटिव मेजर. ठीक है.